इसके माने कीड़े मकोड़े माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म माने होता है दोज ऑर्गेनिजम्स which can see by the microscope, right? आज अब तक नहीं है? अच्छा ये मैंने बताता है ये लाइन मैंने नहीं लिखता इसके लिए, लेकिन आपने कहा कीड़े मकोड़े तो इस नाते मैं लिख रहा हूँ। इसका सेंस है ना? यस, by the microscope only, and not seen by the naked। हम इनको नेकेड आई से जिसको न देख सकते हो, उस किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसको हम नेकेड आई से न देख सकते हो, केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, हम उनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म और इसकी जो ब्रांच है, स्टडी ब्रांच, जो इसकी स्टडी ब्रांच है, स्टडी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके माने जो स्टडी ब्रांच होगी इसकी माइक्रोबायोलॉजी होगी। ठीक, करेक्ट। यानी ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स की स्टडी की जो ब्रांच है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? माइक्रोब्स किसको कहते हैं? जो माइक्रोस्कोप से ही केवल दिखाई दे, नेकेड आई से दिखाई ना दे। ठीक है, हाँ, ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए भाई, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरा चैप्टर ही आप पढ़ लेंगे, पता चला माइक्रोब्स को भी ना डिफाइन कर पाए तो ठीक नहीं है ना। क्लियर हो गया बेटा? अब है कौन माइक्रोब्स में? सबसे पहले फर्स्ट पहले बैक्टीरिया का नाम आता है इसमें, बैक्टीरिया। सेकंड इज वायरसेस, फंजाई, है ना? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब क्या है? माइक्रोब्स। ठीक है ना? अब देखिए चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर माने जो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के लिए क्या हो? बेनिफिशियल हो, कल्याणकारी हो, है ना? वेलफेयर माने होता है कल्याण। मतलब यह है कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लिए यूजफुल हो भाई, यूजफुल हो। अब यूजफुल कैसे हो सकता है? तो यूजफुल हो सकता है कि भाई माइक्रोब्स देखिए कैसे यूजफुल हो सकता है। माइक्रोब्स इन फार्मेकोनोसी, माने इसका मतलब क्या बेटा? इन मेडिसिन, बोलो भाई। यानी मेडिसिन इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में माइक्रोब्स जो है हमारे लिए वेलफेयर हो सकते हैं, यानी ह्यूमंस के लिए वेलफेयर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स भाई, ढेर सारी एंटीबायोटिक्स, कई सारी एंटीबायोटिक्स जो है माइक्रोब्स से बनाई जाती है। ठीक है ना?
तो इस नाते हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल में है ना बेटा, मेडिकल में इसका यूज हो गया। क्यों? और क्या बनाया जाता है मेडिकल से? मेडिकल में विटामिन्स बनाए जाते हैं, विटामिन्स, ठीक है ना। विटामिन्स प्रिपेयर किए जाते हैं किससे? माइक्रोब से। पहले आउटलाइन समझ लो, फिर बुक पर चलते हैं, घबराओ नहीं, ठीक है। तो मेडिसिन में इसका बेस्ट यूज है। इस नाते क्या, इस नाते ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हो, ठीक। तो एक चीज तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, आप इसमें एक पॉइंट पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसको अंडरस्टैंड समझिए इसको। और दूसरा पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एग्रीकल्चर में क्या बोल रहे हैं? रोल ऑफ एग्रीकल्चर, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए क्या है? वेलफेयर है, ह्यूमन के लिए वेलफेयर है। अगर हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो हमें जो है खाने पीने के जो है ना सीरियल्स हैं, है ना, फल्स हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं वो अच्छी होगी तो हमारा एग्रीकल्चर बढ़िया होगा, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर बढ़िया कैसे होगा? कह रहा है कि इसमें माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट है। कैसे इन्वॉल्वमेंट है, कोई बताएगा? कोई एग्जाम्पल दीजिए, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ यार, ठीक है ना। ये क्या हो गई? नाश्ता के नाम बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कैसे करते हैं बता सकते हैं? नॉड्यूल फॉर्म कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करते नॉड्यूल फॉर्म। लेग्यूमिनेसी फैमिली में कौन सा बैक्टीरिया है? हाँ, आप बताए, बैठ जाओ। राइजोबियम बेटा, राइजोबियम और लेग्यूमिनेशन, ठीक है ना। लेग्यूमिनेसी फैमिली प्लांट यानी जो पल्स यील्डिंग प्लांट है, क्या है? पल्स यील्डिंग प्लांट। पल्स यील्डिंग प्लांट के रूट्स में है ना नोड्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नोड्यूल्स बनाते हैं। नोड्यूल्स क्या है? नोड्यूल्स एक गांठ जैसे स्ट्रक्चर है और उसी में क्या कर देते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। और यह नाइट्रोजन प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट के फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो एग्रीकल्चर हो गया। और क्या यूज है एग्रीकल्चर में? कहाँ यूज है? फर्टिलाइजेशन में कैसे बताओ? किस फर्टिलाइजेशन में? हाउस होल्ड प्रोडक्शन में। जैसे एग्जांपल दीजिए ना। दूध का दही बनना हो। हाँ, यस, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इन मिल्क इंडस्ट्री, ठीक है ना। जैसे पनीर है ना, कर्ड फार्मेशन, पनीर फार्मेशन है ना, चीज फार्मेशन, इन सब में माइक्रोब्स का यूज है, ठीक बताया। बेकरी इंडस्ट्री में बताया, बेकरी में है ना। हेलो, दूसरे वाले नंबर ठीक पढ़ा। तो बेटा नेक्स्ट है क्या कि बेकरी इंडस्ट्री में कहाँ ईस्ट वगैरह का यूज करते हैं, जानते हो ना। ईस्ट का यूज करते हैं। तो ईस्ट भी क्या है? माइक्रोब्स की एक तरीके से। तो बेकरी इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्री यहाँ भी उनका यूज है, ठीक है ना। और कहाँ बेटा? इन alcoholic beverages, ठीक है ना। इन सब में यूज है, ठीक है ना। ये है इसका। तो ये सब ह्यूमन वेलफेयर में, ह्यूमन के वेलफेयर में
यूज होते हैं। इस नाते इस चैप्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब आगे चलते हैं बेटा। अच्छा है, और इनका आकरेंस कहाँ है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा बताएं, बोलिए। तो माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। एयर में पाए जाते हैं, है ना, सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। इवन दैट कोल्ड एरिया में भी पाए जाते हैं, हॉट एरिया में भी पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं और अपने आप को सर्वाइव रख लेते हैं, है ना। ऐसी व्यवस्था है उनके बॉडी में। तो यानी कहने का मतलब कई जगह पाए जाते हैं, राइट। चलो, डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? क्वेश्चन मार्क है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्वेश्चन मार्क है, हाँ क्वेश्चन है। माइक्रोब्स आर कह रहा है कि डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? क्या आप ये बता सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किंगडम के हैं, किस किंगडम में पाए जाते हैं? गुड, ठीक है, मोनेरा में, ठीक है ना। तो मोनेरा स्पेशली क्या है? प्रोकैरियोट्स का ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स का है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा में पाए जाते हैं। और केवल मोनेरा में ही नहीं बेटा, सुनो बताते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, कि विच किंगडम बिलोंग टू द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म? कौन कौन से ऐसे किंगडम हैं जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं? तो आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर का सुना होगा, पढ़ा होगा। विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें सबसे पहले कौन है, बोलो बेटा। सबसे पहला किंगडम कौन है? किंगडम मोनेरा। मोनेरा, किंगडम मोनेरा। आइए, किंगडम मोनेरा में मोनेरांस, ऑल द मोनेरांस, ऑल द मोनेरांस। और मोनेरांस कौन है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कौन है बेटा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। सभी प्रोकैरियोट्स, यानी जितने प्रोकैरियोट्स हैं सब मोनेरा किंगडम में रखे गए हैं। तो एक तो मोनेरा किंगडम हो गया, दूसरा बोलो, बोला दूसरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है भाई? प्रोटिस्टा में क्या है? प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, लेकिन यूकैरियोट्स तो है, लेकिन ये भी जो है माइक्रोस्कोपिक है, जैसे प्रोटोजोअन्स वगैरह, ठीक है, ये हो गए। और तीसरा फंजाई है, फंजाई का भी तो ऐसी में भाई 5 है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया, 5 है, 5 क्लासिफिकेशन है। तो फंजाई तक ये है इसका आंसर। फंजाई भी तो माइक्रोस्कोपिक, फंजाई भी तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है भाई। फंगस को भी तो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो फंजाई भी आ गया, किसमें? माइक्रोब्स में आ गया। इस नाते इसका आंसर होगा फंजाई तक, माने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलें बेटा। Which are the ones that are only microscopic? Okay, microbes are present everywhere. Microbes everywhere माने हर जगह प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ बेटा? इन सॉयल, सॉयल में, वाटर में, ठीक है, एयर में, इनसाइड आवर बॉडीज, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और दूसरे भी प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स, ओके, कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। द साइट्स सच एज डीप इनसाइड द ग्लेशियर,
ओके, थर्मल वेंट्स, यानी कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है उनकी, इवन दैट ग्लेशियर्स में भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, देखो दिया है प्रोटोजुअन, प्रोटोजुअन्स अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, ओके, एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, वायरवाइड्स, ओके, एंड आल्सो प्रियंस दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है बेटा। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन द फिगर 10.1 एंड 10.2। देखिए दिया हुआ है इसमें, देख लीजिए 10.1 और 10.2, इसमें देख लीजिए स्लाइड प्रिपरेशन स्लाइड बना के इसमें दिया है और इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसमें डिस्क्राइब किया है। अब देखो बैक्टीरिया मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप लोग देखिए डायग्राम इसका। बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, मैग्नीफाइड, दिख रहा है ना बेटा। बी देखो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है, मैग्नीफाइड। फिर देखिए सी, ए रॉड शेप्ड बैक्टीरियम शोइंग द फ्लैजिला, मैग्नीफाइड। यानी 3 टाइप के बैक्टीरिया का यहाँ बताया है, डिस्क्रिप्शन किया है। अब देख लो इसका डिटेल देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है नीट के क्वेश्चन के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ नीट में आया है क्वेश्चन, कैसे आया है क्वेश्चन ये देख लो। देखो जो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वहां से इस आंसर को लिया है, यानी क्लासिफिकेशन एक तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बेटा, शेप के बेस पर बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, कैसे क्लासिफाई, मैं उसको दूसरे स्टाइल में इसको मैं पढ़ा रहा हूँ जो उसमें दिया है। उसमें कम दिया है, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है नीट का, इस नाते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए शेप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी बैक्टीरिया शेप में डिफरेंट होते हैं, यानी डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो पहला जो है, पहला बताया कि रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। तो जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, ध्यान देना बेटा, ये पूछा है क्वेश्चन, रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस फार्म ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैसिलस फार्म ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये है, ये बैसिलस फार्म ऑफ बैक्टीरिया, ये समझ रहे हैं ना। और दूसरा देख लो, अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया है, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है तो इसको कोकस कहते हैं बेटा, कोकस, COCCUS। ये क्वेश्चन आए हैं दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर बैक्टीरिया देखो, अगर बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड है, देखो उसमें एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम, वही बात आ गई। फ्लैजिलेटेड अगर बैक्टीरिया है तो उसको कहते हैं ट्राइकस बैक्टीरिया। इसमें से भाई एक क्वेश्चन मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाते मैं आपको पूरी लिस्ट बता दे रहा हूँ। क्यों? ट्राइकस बैक्टीरिया बेटा, इसको ट्राइकस फार्म ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। पूछता है कि इफ द बैक्टीरिया इज फ्लैजिलेटेड देन द नेम इज बैक्टीरिया, तो आप कहेंगे दैट इज द ट्राइकस फार्म ऑफ बैक्टीरिया। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है ट्राइकस। और नहीं अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है, बोलो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखा है। नॉन फ्लैजिलेटेड अगर है तो ए ट्राइकस, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए एक तरफ इसके। तो ए ट्राइकस फार्म ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं, ए माने नॉन, ठीक है, माने कोई फ्लैजिला नहीं है बैक्टीरिया पर। अगर कोई फ्लैजिला नहीं है तो ये है, अगर फ्लैजिलेटेड है तो इस तरह से होगा बैक्टीरिया, ऐसे होगा। ये देखो ऐसे डायग्राम है, क्लियर। तो ट्राइकस फार्म ऑफ बैक्टीरिया और ए ट्राइकस फार्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक, बैसिलस और कोकस। अब अगर बैक्टीरिया एक अकेले हैं
इस तरीके से चेन में है बैक्टीरिया, ऐसे है, ऐसे, ठीक है ना। ये रॉड से बैक्टीरिया भी इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया कि ये देखो ट्राइकस आप अगर है ऐसे एक सिंगल है तो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया क्या होगा, मोनोट्राइकस। ये ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन एक पूछ लेता है, ठीक है ना। दोनों तरफ एक एक फ्लैगेला हो तो इसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस कहते हैं, ये है। और स्ट्रेप्टो और स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया, कोकाई अगर प्लेट फार्म कर ले तो स्टैफिलोकोकस। ये डायग्राम दिया है, मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इन चैप्टर 8 यू हैव रीड द माइक्रोब्स यूजेज ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज इन द ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि अभी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज इन द ह्यूमन बींग्स बाय द माइक्रोब्स, ओके। दे आल्सो काज द डिजीजेज इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट और एनिमल्स में डिजीज काज करते हैं बेटा, लिखा, ओके। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। लेकिन आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सभी हार्मफुल ही हैं। मीन्स ऑल द माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल, सम ऑफ देम आर यूजफुल आल्सो। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो यूजफुल ही हैं, ठीक है। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज। क्या, कैसे? सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ द माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, ठीक है ना, यूजफुल हो। तो क्या बेटा, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। क्या रोल है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, क्या है? यू वुड सरप्राइज टू नो दैट वी यूज द माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स derived फ्रॉम देम एवरीबडी। कैसे? ए कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क, है ना। मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, बोलिए कौन सा बैक्टीरिया, उसका नाम बताइए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया एनसीईआरटी में, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम नोट कर लीजिए, कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, ओके, लैब, grow in the milk and convert to it curd, okay. During the growth the lab produce acids, okay, that coagulate and partially digest the milk protein। करता क्या है कि मिल्क प्रोटीन को कौन सी प्रोटीन कहते हैं, यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो गया, कैसीन प्रोटीन, गुड। तो कैसीन प्रोटीन को क्या कर देता है, ये कोएगुलेट कर देता है और कोएगुलेट करके कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा बैक्टीरिया है, तो लैक्टोबैसिलस है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक तो लैक्टोबैसिलस का नाम, दूसरा मिल्क प्रोटीन, ठीक है ना, किस फॉर्मेशन से, तो कोएगुलेशन करके, ठीक है। इस तरह से पढ़ना चाहिए बेटा। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू ए फ्रेश मिल्क, ओके, एज इनाकुलम, ओके, और स्टार्टर contain millions of lab, okay, which at the suitable temperature multiply, thus converting milk to curd। आप देख लीजिए कि थोड़ा सा ही कर्ड जो है हम अगर उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? कह रहा है कि उसने स्मॉल अमाउंट में ही मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इज अकर, ढेर सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके पूरे, अगर उनको सुटेबल टेम्परेचर मिल जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाए, जो कि उनके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, उनके ग्रोथ के लिए वो सुटेबल टेम्परेचर मिल जाए उनको, तो पूरा मल्टीप्लाई करके पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है।
thus converting milk to curd, and which also improves the nutritional quality by increasing the vitamin 12, और उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। In our stomach too, the lab play beneficial role in checking the disease causing microbes, ठीक है। ये हो गया, तो यह इसका एक यूजफुल हो गया, यह इसका एक यूज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। दूसरा देखिए, डोसा और इडली में जो उसके बनाने में जो जो यूज़ करते हैं, दैट इज आल्सो फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, ठीक है ना। यानी जो CO2 गैस प्रोडक्शन में यूज होता है। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? CO2 के फॉर्मेशन में किस मेटाबॉलिक पाथवे का इन्वॉल्वमेंट है, बता सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है इसमें। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? कहाँ से आता है बैक्टीरिया इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए कहाँ से आता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए भाई? देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेटा इसको अंडरलाइन करना, ओके। Similarly, the duff which used for making bread, okay, is fermented using the baker's yeast. मैंने अभी आपको बताया है, ये मैंने आपको बताया ना कि बेकिंग में और इसमें यानी CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो इससे होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें इफर्वेसेंस हो जाता है। CO2 का ये CO2 बढ़ने का, CO2 के फॉर्मेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये होता कैसे है? बाय द ईस्ट, सैक्रोमाइसिस स्पीसीज, ठीक है ना, ईस्ट। तो इन सब के लिए ईस्ट का यूज होता है। देखिए इसमें लिखा भी है। सो सिमिलरली विच इज यूज फॉर मेकिंग द ब्रेड इन फर्मेंटेड यूजिंग द बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, लिखा है, अंडरलाइन करिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो ईस्ट की स्पीसीज है बेटा, मैं भी लिख दे रहा हूँ इसको। ईस्ट की जो स्पीसीज है ये यूज होती है इसमें और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो तंदूरी रोटी होती है उसमें भी यूज होता है, ठीक है। लिख दे रहा हूँ, देख लो, ईस्ट नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट है भाई। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है ना। ये ईस्ट है जो कि ब्रेड में और उसमें जो है यूज होता है। ब्रेड भी तो बेकरी इंडस्ट्री में आता है, जो बिस्किट्स वगैरह है, दे ऑल आर बेकरी इंडस्ट्री, एंड देन ईस्ट आर यूज्ड, ओके। तो बेटा सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ओके। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, मैंने आपको ये भी बता दिया है, देख लीजिए, आपके NCERT में ये दिया है। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर आल्सो मेड बाय fermentation by the microbes, okay. Today a traditional drink of some parts of southern India is made by fermenting sap from the palms, okay. Microbes are also used to ferment the fish, soybean and bamboo shoot, ठीक है, to make the foods. चीज, पनीर, चीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, चीज भाई, चीज, ठीक है ना। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच द माइक्रोब्स वेयर यूज्ड, ठीक है ना। इसमें भी माइक्रोब्स का यूज होता है,
क्योंकि उसमें भी दूध को क्या करते हैं, कोएगुलेट करते हैं, दूध फटता है तभी चीज़ बनती है ना। तो ये है बेटा, डिफरेंट वराइटीज ऑफ द चीज़ आर नोन बाय देयर करेक्टरिस्टिक्स टेक्सचर। करेक्टरिस्टिक टेक्सचर के बेस पर चीज़ भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कह रहा है कि फ्लेवर में और टेस्ट में, ठीक है ना। द स्पेशली कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड, ओके, उसके लिए माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लार्ज होल्स इन स्विस चीज, ओके, आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोबैक्टीरियम सारमेंटाई, ठीक है, यस। तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, यानी फ्लेवर और टेस्ट के बेस पर चीज़ भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, राइट। तो यह आपका हो गया माइक्रोस्कोप जो हो गया, ये हो गया हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या यूज है। तो देख लीजिए चीज़ में, ठीक है ना, बेकरी में, ब्रेड मेकिंग में, है ना बेटा, इन सब में इनका यूज है, और कर्ड फार्मेशन में। अब नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपका एल्कोहलिक बिवरेजेज भी आ जाएगा, ठीक है, और विनेगर, विनेगर माने सिरका, किस बैक्टीरिया से होता है, कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट आया है नीट में, बोलो। हाँ, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, इससे बनता है सिरका, विनेगर, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट है। और एल्कोहलिक बिवरेजेज में बेटा इसमें भी ईस्ट यूज होता है, ठीक है। और किस इंडस्ट्री में भाई, और किस इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज है, बताएं। भाई चूंकि माइक्रोब्स जो होते हैं वो फर्मेंटर होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ फर्मेंटेशन है ये समझ लो तुम, ठीक है, वहाँ वहाँ माइक्रोब्स का रोल है। रिएक्शन बता दीजिए फर्मेंटेशन। हाँ बता दे, ठीक है। फर्मेंटेशन का रिएक्शन यही है कि होता क्या है बेटा, रिएक्शन आपको है तो भाई देखिए, एक तो जो रिस्पायरेशन का जो रिएक्शन है वही है। फाइनली होता क्या है, जब तीन भाई ऑक्सीडेशन ऑफ रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो रिस्पायरेशन है बेटा, रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन में तीन तरीके से रिएक्शन होता है, तीन केस होता है इसमें, यानी केस फर्स्ट, देखो केस सेकेंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, बस इन तीनों को जो समझ जाएगा तो जान लेगा उसमें। केस फर्स्ट में क्या होता है, सुनो देखो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड मटेरियल का, यही तो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन। रिस्पायरेशन माने क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल, तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब फूड मटेरियल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए तो इससे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, एटीपी बनेगा, और फिर एक ब्रेन साइकिल में चला जाएगा, फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, है ना। लेकिन अगर ऐसी स्थिति ना आवे तब आ जाए, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इन फर्मेंटेशन होता है। इनसफिशिएंट समझो इसको, इनसफिशिएंट माने इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब इस रिएक्शन में, जब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में सप्लाई हो जाता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, इसमें इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। सिर्फ इथेनॉल बनेगा, C2H5OH बनता है और प्लस CO2 बन जाता है, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा।
C2H5 वगैरह प्लस C2 और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना, चूंकि एल्कोहल बनता है तो नाम क्या है एल्कोहल है। ठीक है ना, एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक नीचे वाला जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनता है लैक्टिक एसिड बनता है। अच्छा पूछ लिए, लेकिन ये फिजियोलॉजी है, लैक्टिक एसिड बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों मसल सेल्स में जब लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है जिससे हाथ पैर दर्द होने लगता है। तीसरा केस है ये, तीनों केस हैं इसके, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग कुछ काम कर रहा है? हाँ वहाँ इथेनॉल नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड नहीं, वहाँ नहीं बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 बनेगा। लैक्टिक एसिड में एथेनॉल नहीं बनता। एथेनॉल केवल और केवल अल्कोहलिक उसी नाते उसका नाम ही है, स्पेशल नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इन तीनों में से किसी में अल्कोहल नहीं बनता, दोनों में नहीं बनता, इसमें ही अकेले केवल बनता है बस। इसी नाते इसका नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे जब हम दौड़ते हैं बहुत तेज़ी से तो हमारे बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमें हांफा आने लगता है दौड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हम वर्क डन बहुत तेज़ी से करते हैं, बोलो, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी की जब मैंने ATP की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, बॉडी को नीड है ना। तो बहुत तेज़ी से ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होगा तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। उतना ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से मिल नहीं पाता, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने पाता, इस नाते हम जल्दी जल्दी सांस लेने का प्रयास करते हैं। तो होता क्या है ऐसी परिस्थिति में कि जो हमारे फूड मटेरियल जो भी बॉडी में कुछ थोड़ा बहुत है ग्लूकोज वगैरह, वो जल्दी जल्दी उसका ब्रेक डाउन होने लगता है और ऑक्सीजन उस सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में नहीं रहता, तो लैग कर जाता है। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे लैग करेगा कुछ अमाउंट में तो ATP बनेगी जो बॉडी को मिलेगा, जिससे आप दौड़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे। लेकिन जहाँ नहीं बनेगा वही लैक्टिक एसिड बन जाता है बॉडी में। वह लैक्टिक एसिड जा कर के हाथ पैर या मसल सेल्स में जा कर के डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हमें थकान का अनुभव होता है। वी बिकेम टायर्ड। फिर काम करने के बाद हम कहते हैं अरे हमारे हाथ में आज बहुत दर्द है, पैर में बहुत दर्द है। वही कारण है उसका। समझ में बात आ गई? ये केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, राइट? ठीक है बेटा, समझ में आया? तो देखिए ब्रिवरेजेस का नाम दिया बेटा, लिखा है इवन ओके इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स। ओके, जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या है, वैल्यूएबल है। ब्रिवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स, अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट है। यानी एल्कोहलिक ब्रिवरेजेस और एंटीबायोटिक्स आर द सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम आपको पहले ही बता दिए। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स, ओके, कॉल्ड फर्मेंटर। अब देखो फर्मेंटेड ब्रिवरेजेस होते क्या हैं, इसका डिटेल इसमें दिया है। हम आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन पढ़ के भी एक बार बता दे रहे हैं। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट करा, माइक्रोब्स और जिसमें कि स्पेशली ईस्ट की बात कर रहा है, ओके, हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम मेमोरियल टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस हैं जिनका नाम इसमें दिया है। ओके, फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट, जिनको हम ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। ठीक है, सो ब्रीवर्स ईस्ट इज यूज्ड फॉर द फर्मेंटिंग, ओके, माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। यही मैंने जो अभी आपको केमिस्ट्री का रिएक्शन बताया, देखो कह रहा है कि ना कि फाइनली इस रिएक्शन में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। इसी नाते इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना। सो दे प्रोड्यूस द इथेनॉल।
C2H5OH। ठीक है बेटा। फिर देखिए क्वेश्चन है, डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय द ईस्ट। क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रिकल लेटर में लिखे बड़े इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं इस इंडस्ट्री में, कह रहा है कि उस पर डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का बेवरेज बनेगा। समझ रहे हैं ना? बोलो। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, ओके, विथ और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। यानी एल्कोहलिक ड्रिंक्स डिफरेंट टाइप के एल्कोहलिक ड्रिंक्स आप बना सकते हैं, जो रॉ मटेरियल जिस टाइप का लेंगे उसी टाइप का बनेगा, राइट। Whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented board, okay। इसमें देखिए फोटोग्राफ्स दिया है बेटा। द फोटोग्राफ्स ऑफ द फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर देखो। ठीक है, एंटीबायोटिक्स पर चलते हैं। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट significant discoveries of the 20th century, okay, and have greatly contributed towards the welfare of the human society, right, है ना। एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है 21 सेंचुरी की। तो ये कह रहा है कि जो है एंटीबायोटिक्स भी माइक्रोब से बनते हैं, राइट। एंड इज ए ग्रीक वर्ड, द मीन्स अगेंस्ट, यानी बायो मीन्स द लाइफ, ओके। यानी एंटीबायोटिक्स माने क्या? एंटी माने अगेंस्ट और बायोटिक्स माने बायो माने लाइफ। ठीक है। वैसे भी हम आपको अभी एंटीबायोटिक्स पढ़ाए हैं, है ना, जो कि एंटीजन के अगेंस्ट बनता है। तो एंटीजन क्या है? लाइफ है कि नहीं? एंटीजन लाइफ। हाँ, लाइफ नहीं है तो क्या है? डेथ होता है, पैथोजन लिविंग है। पैथोजन क्या पैथोजन? हाँ, तो पैथोजन लाइफ नहीं है। वो लिविंग होता है, एंटीजन तो वो होता है नॉन लिविंग। एंटीजन नॉन लिविंग होता है, कैसे? एंटीजन माने क्या होता है? जो बाहर से अटैक करेगा। कौन अटैक करता है? नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी। अच्छा अच्छा, हाँ लिविंग हो सकता है ना। लिविंग का नाम बताओ। लिविंग भी हो जाएगा, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया लाइफ नहीं है। क्या? बैक्टीरिया लाइफ है कि नहीं? नॉन लिविंग है। लिविंग है लेकिन वायरस नहीं लिविंग है ना, वो तो डिफरेंटली नहीं है ना। अरे मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। बैक्टीरिया है लिविंग कि नहीं? है, लेकिन वो पैथोजन में आ जाएगा। यहाँ केवल लिविंग की बात की जा रही है। बायो माने लिविंग होता है और एंटीजन लिविंग होता है। मैं इसकी बात केवल की जा रही है। पैथोजन भी हो सकता है, नॉन पैथोजन भी हो सकता है, वो बात अलग है। बट में भी ना हो सकता है ना पैथोजन, और नहीं भी तो हो सकता है। भाई आप जानते हैं तमाम ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल है, तो वो तो पैथोजेनिक नहीं है ना, है कि नहीं? वो नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो पैथोजेनिक डिजीज काजिंग, जो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया हैं, दे आर आल्सो बायोटिक। वह बायोटिक होते हैं। क्या उनमें लाइफ नहीं है? हाँ, लाइफ है उनमें, ठीक है ना। तो हम उनको लाइफलेस नहीं कर सकते ना भाई। भले से पैथोजन है, इससे क्या मतलब? भाई पैथोजन है तभी तो हमारे अंदर रोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन हैं तो बायोटिक ही, लिविंग ही तो हैं। सजीव हैं कि निर्जीव हैं? सजीव हैं। तो वही कह रहा है, वही कह रहा है ना बेटा। और उसी के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एक प्रोटीन डेवलप होता है, उनको मारने के लिए उसी को एंटीबॉडी कहते हैं। क्लास में नहीं रहोगे कैसे प्रॉपरली समझ में आएगा बेटा। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी उसी एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी एक प्रोटीन डेवलप करती है, उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए। यानी एंटीबॉडीज आर द केमिकल्स
we can say as a protein, they are produced inside the body to kill the antigen, and antigen is life, antigen is living. एंटीजन क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, कोई प्रोटोजुअन्स हो सकते हैं। और वायरस को बिल्कुल आप नॉन लिविंग कैसे कर सकते हैं? ओहो, ये तो बाद की बात है ना। बट वायरस अगर लिविंग ना होता तो कैसे इतना बड़ा कोरोना कर देता? मैंने पढ़ाते समय बताया था बच्चों, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो यह सपोर्ट करते हैं कि वो लिविंग है, और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो सपोर्ट करते हैं कि नॉन लिविंग है। तो दोनों का कैरेक्टर उसमें मौजूद है भाई, लेकिन हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया नॉन लिविंग है, नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी करना मत, आंसर में टिक मत करना, गलत हो जाएगा। दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। केवल इतनी सी बात है कि अगर हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर लें, क्रिस्टलाइज करके आइसोलेट करके एक जगह शीशी में बंद करके कहीं रख दें, यही तो टीएमबी में हुआ था, जो टोबैको मोज़ेक वायरस था, है ना। उन्होंने क्या किया था? स्टैनले ने जो भिंडी की पत्ती थी, जो लेडी फिंगर प्लांट पर जो वायरसेज आ गए, उनको क्या किया? उसने क्रिस्टलाइज करके आइसोलेट करके उसको बंद करके रख दिया। बहुत कई साल तक पड़े रहे, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उसने कहा भाई ये क्या है? नॉन लिविंग है। यही तो, क्योंकि अगर किसी की बॉडी में कोई ग्रोथ ना हो, बोलो बेटा, कोई डेवलपमेंट ना हो, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन ना हो, तो नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही कई सालों बाद वो उनकी डेथ नहीं हुई, फिर उसको ले जा कर के जब वहाँ दूसरे लिप्स पर ले जाके पहुँचा दिया, बस वो सब तुरंत डिजीज काज कर दिए। तो कहा भाई यह देखिए, लाइफ है इसमें, डिजीज काज कर सकते हैं ये। यानी वायरस जो है जैसे ही किसी होस्ट को पाएगा, वैसे तो एक्टिव नहीं है वो, वैसे तो एक्टिव नहीं है। इसी नाते कोरोना में क्या कर रहे थे कोरोना वाले कि भाई हाथ से पहली बात तो छूइए मत, अगर हाथ में अगर मान लिया कहीं आपसे छुए तो नाक मुंह कान ये सब ना छुइए, उनको अंदर तक ना पहुँचने पाए वो। किसी भी होस्ट के इनसाइड जब वो इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तब वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, लेकिन तब तक वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसके पास इसका कारण क्या है कि तब तक वो एक्टिव नहीं है, नहीं कुछ कर सकता है वायरस। जब तक आपके शरीर में वह प्रवेश न करे वायरस, तब तक कुछ नहीं कर सकता वायरस। क्या कारण है? अगर इसका हम आपसे आंसर पूछें तो क्या आंसर है, बोलो? ऐसा हाँ, म्यूटेशन की बात यहाँ कहाँ आ गई? कोई आंसर देगा इसका? बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। भाई अगर लिविंग सिस्टम के आउटसाइड है वायरस, तो नॉन लिविंग है, कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? और जैसे ही किसी लिविंग सिस्टम के अंदर आ गया, किसी एनिमल के अंदर आ गया, ह्यूमन के अंदर आ गया, प्लांट पर आप पहुँच गया, तो तुरंत जो है इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। कारण क्या है? इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत सब छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, फंडामेंटल की चीज़ें हैं, आप लोगों को नहीं आती, बताइए। क्योंकि उसके पास अपनी कोई मशीनरी सिस्टम है ही नहीं, कुछ नहीं है उसके पास। उसके पास न माइटोकॉन्ड्रिया है, न उसके पास गाल्जी बॉडी है, न उसके पास राइबोसोम है, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। ये इसका आंसर होगा कि साहब उसके पास कोई मशीनरी सिस्टम है ही नहीं, कुछ है नहीं, कैसे कर पाएगा कुछ? लेकिन केवल और केवल उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जो कि आरएनए या डीएनए हो सकता है। जैसे वो बॉडी में जाएगा तुरंत जो है वो क्या, अभी मैंने बताया आपको उस दिन
एड्स पढ़ाते समय। रिट्रोवायरस, मैंने आपको रिट्रोवायरस पढ़ाया था, याद है? रिट्रोवायरस में क्या पढ़ाया? रिवाइज तो किया करो भैया। रिट्रोवायरस में मैंने आपको पढ़ाया एड्स का जो वायरस है, HIV, बोलो, पढ़ाए ना? तो कौन सा वायरस है? रिट्रोवायरस है। क्या खास प्रॉपर्टी थी रिट्रोवायरस की? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन माने क्या? DNA से, बोलो, ट्रांसक्रिप्शन माने क्या? सेंट्रल डोग्मा पढ़ाए थे, याद करो। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना? ये सब क्या है? ये सेंट्रल डोग्मा है। मैंने आपको बताया DNA से DNA का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन कहलाता है ना? DNA से RNA का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस जब हो जाती है तो ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन रिट्रो जो वायरस है, इसमें एक विशेष प्रकार का, माने एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म पाई जाती है जो कहीं नहीं पाई जाती, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। होता तो इसके अंदर RNA है, लेकिन DNA बना लेता है। अब सोच लीजिए, और जिस सेल में प्रवेश करता है, इंटर कर जाता है, फटाफट तुरंत ढेर सारे सेल बना लेता है, और उसके बाद रोज डिजीज जो है धीरे धीरे काज कर देता है। ये है तो करता क्या है, जब ये किसी जो है ह्यूमन में या किसी होस्ट में पहुंचता है, तो उसकी सारी मशीनरी को अपना बना लेता है, उसका साइटोप्लाज्म सब ले लेता है, सब उसका खुद हो जाता है, और अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है, अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है, अपना टॉक्सिन वहाँ पहुँचा देता है, बस सेल बनना शुरू हो गए, ढेर सारे वायरस बना लेगा। ये चीज़ है, सब कुछ हथियार आपका है, सारा सामान आपका यूज कर लिया वो पहुँच करके, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। तो लिविंग भी है, और कभी नॉन लिविंग कहने की गलती ना करना है ना, फैक्ट समझना चाहिए, है ना, ये चीज़। तो एंटीबायोटिक्स में हमने आपको बताया, क्या बताया एंटीबायोटिक्स में? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century, ओके, हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, and is a Greek word that means against and bio means life, right? हाँ बेटा, सर आए नहीं ना मिस्टेक, नहीं आया आज 1 बजे रेस्ट है। 1 बजे से क्लास अच्छा, ओके, बंद कर देता है? हाँ।